स्टूडियो चालू है। हाँ चाय बोल रहा है, एक कप। ताना ना चाय बेटा चाय। हाँ ताना ना ताना ना 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 ताना। अच्छा चलो। हेलो एवरीवन, कैसे दोस्तों आप लोग? उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू येट अनदर टॉपिक ऑफ हमारे इंटरमीडिएट ग्रुप 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दोस्तों बड़ा एक्साइटिंग चैप्टर है और बड़ा आसान, बड़े इत्मीनान से पढ़ने वाला, लेकिन टॉपिक बहुत बड़ा है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? इससे रिलेटेड आधी से ज्यादा चीजें तो या तो आप 11th में पढ़ चुके हैं या आप 12th में पढ़ चुके हैं, और अगर 11th 12th आपका साइंस बैकग्राउंड का था तब भी आप आधी से ज्यादा चीजें इसकी सीए फाउंडेशन के अंदर ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो। अभी मैं आपको जो जो बोलूंगा, आपको बोलते समय जब मैं वर्ड बोलूंगा तो ऐसा लगेगा अरे सर ये क्या बोल रहे हैं, क्या हमने वाकई ये पढ़ा हुआ है? लेकिन जब मैं उसके मीनिंग समझाऊंगा, अच्छा सर ये बोल रहे थे आप, ओके ऐसा होगा। इसीलिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको नया पढ़ाने वाला हूं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया समझाने वाला हूं। हाँ कुछ दो चार बातें हमारी नहीं होगी, लेकिन वो जो दो चार बातें नहीं होंगी एग्जाम में क्वेश्चन उसी से आएगा। दिक्कत ये है। अच्छा सर कितना बड़ा? लगभग 6 घंटे का टॉपिक है, 6 से 7 घंटे लग जाते हैं इसको कंप्लीट करने में। लेकिन अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब भी आप इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का पेपर देने बैठेंगे तो अक्सर 4 नंबर से लेके 6 नंबर के क्वेश्चन आपको इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछे जाएंगे। ये बात पक्की है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट के अंदर जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए फाइनल के अंदर, एफआर के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को धीरे धीरे इंस्टीट्यूट वाले रगड़ के पढ़ाते हैं। येट इंपॉर्टेंट अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नाम है दोस्त AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके बारे में डिस्कशन होगा, छोटे छोटे पार्ट में हम इसका डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करें। यस सर, कैसे हैं आप लोग? सर सब कुछ बढ़िया। अब भी तो पूछा था, अरे एक बार और पूछ ले रहा हूं, उसमें क्या है? सब बढ़िया, ठीक है। खाना ना खा लिया? यस सर। फुर्सत हो गए? यस सर। आराम से बैठे हो ना? हाँ सर बिल्कुल। कहाँ आराम से सर, एग्जाम सर पे आने वाले हैं, आप कह रहे हो आराम से। कोई बात नहीं छोटे, कोई बात नहीं। एग्जाम क्या है? जिंदगी का एक पड़ाव है, हमें इस पड़ाव को पार करके आगे निकल जाना है। ठीक है सर, हम इस पड़ाव को भी पार करके आगे निकल जाएंगे। चलिए दोस्त आगे चलूं? हाँ सर शुरू करो, आप तो शुरू करो। ठीक है दोस्त शुरू करते हैं। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लिखेंगे जल्दी से हेडिंग AS10। पूरा नाम है दोस्त इसका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। सर क्या ये हमने पढ़ रखा है? हाँ आपने पहले पढ़ रखा है दोस्त, लेकिन पहले आप जब छोटे छोटे नन्हे नन्हे निक्के निक्के बच्चे हुआ करते थे उस समय आप इसको कहा करते थे फिक्स्ड एसेट। हालांकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पुराना नाम भी यही था, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। 2018 में अमेंडमेंट हुई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 रिवाइज हुआ तो फिर इसका नाम बदल के रख दिया गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर ये नाम बदलने से इंस्टीट्यूट को क्या हासिल हो जाता है? ऐसे तो कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन जो हमारा इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है, मेरा पहले भी डिस्कशन हुआ था बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, कि जब एक इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है तब जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं को बेस लिया जाता है। क्योंकि इंटरनेशनली बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया के अंदर बिजनेस कर रही हैं। इंडिया की बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो दूसरे विदेशों में जाके बिजनेस कर रही हैं। तो अब होता यह है कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हुई, तो हमारी अकाउंटिंग भी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करनी है। तो हमने कहा ठीक है, अब इंस्टीट्यूट वाले ICAI वाले जब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेते हैं बेस, उसको अपना बेसिक फ्रेमवर्क जैसा लेते हैं, और उसके बाद में हमारे इधर के जो कानून हैं, जो कस्टम्स हैं, जो प्रैक्टिस है, बिजनेस करने का तरीका है, रवैया है, इन सबके हिसाब से उसके अंदर थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर देते हैं और इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बदल जाता है। अब इंटीग्रेट करने के लिए यह था कि भाई उन्होंने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम रखा था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो इंस्टीट्यूट ने कहा नाम ही तो बदलना है, लाओ हम भी नाम बदल देते हैं। तो उन्होंने भी नाम बदल के कर दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। शॉर्ट फॉर्म में दोस्त हम इसको कहा करेंगे PPE। अब इतना बड़ा बड़ा नाम बार बार तो ले नहीं सकते, घर में भी जो छोटे छोटे बच्चे होते चुन्नू मुन्नू ये वो ऐसे छोटे छोटे नाम रख देते हैं हम लोग, तो इसका भी छोटा सा नाम रख दिया हमने PPE। सर इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हम क्या पढ़ेंगे? हाँ सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक कहां से कहां कैसे कैसे वेरी करेंगे, कहां से कहां हम अपना सफर तय करेंगे। इस सफर को तय करने के लिए सबसे पहले हम अपनी बाउंड्री बना लेते हैं, दायरा बना लेते हैं कि हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी हम इसके बाहर अपना किसी तरह का कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है सर।
सबसे पहले तो दोस्त हम पढ़ने वाले हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर ऑब्जेक्टिव, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मेकिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके बाद दोस्त हम दूसरे नंबर पे पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन। अब आप इसको एक्सेप्शन भी कह सकते हो या आप इसको स्कोप भी कह सकते हो, एक्सेप्शन ऑफ AS10। कहां कहां पे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के बेसिक प्रिंसिपल्स, इसकी मेथड और इसके प्रोसीजर्स को अप्लाई नहीं करेंगे, ये पता होना चाहिए। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब पहले पता हो जाता है ना कि इन जगह पे, इन एरियाज में, इन आइटम्स के साथ में हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 नहीं लगाना, तो फिर उसके बाद समझ में आ जाता है कि अच्छा इन चीजों को छोड़ दो, उसके अलावा जो बच गई है उन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाना है। तो फिर हम देखेंगे एक्सेप्शन टू द AS10। उसके बाद दोस्त हम पढ़ेंगे मीनिंग। मीनिंग क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। सर किसकी मीनिंग पढ़ने वाले हैं हम? यहां मीनिंग पढ़ने वाले हैं PPE एंड बियरर प्लांट। अब सर ये क्या होता है PPE और बियरर प्लांट? मोटे मोटे तौर पे अगर मैं PPE की बात करूं तो मैं बात करूंगा फिक्स्ड एसेट्स की। जब मैं कहता हूं ना PPE तो ये कुल मिला के बात फिक्स्ड एसेट्स की हो रही है। और दूसरा सर ये बियरर प्लांट क्या है? हाँ, पहले बियरर प्लांट नाम का शब्द हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं हुआ करता था। आपने 11th में 12th में CA फाउंडेशन के अंदर ये शब्द शायद सुना भी नहीं होगा। जब 2018 के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर अमेंडमेंट आई, उनके अंदर रिवीजन आया, जब नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिजाइन किया गया, तब उस समय ये नया वर्ड डाला गया जिसका नाम था बियरर प्लांट। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, आता है नहीं आता है, जैसा भी है सब डिस्कस करेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। सर आप इतना आराम से क्यों कहते हो? आराम से दोस्त मैं इसीलिए कहता हूं क्योंकि पढ़ते समय बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से पढ़ो। एक बार जब पूरा पढ़ के हो जाए, लेक्चर देख के हो जाए, सारी बातें जब समझ में आ जाए, रटना नहीं है। एक बार जब सारी बातें समझ में आ जाएं तो समझ लो यही तुम्हारा कोर्स कंप्लीशन भी है, यही तुम्हारा रिवीजन भी है। वजनदारी तो तब है मेरे भाई जब पढ़ के हुआ और कोई बोले पेपर है कल, अपन ने कहना ठीक है ले ले कल पेपर ले ले, हमने कौन सा फर्क पड़ना है, हमने पूरा पढ़ रखा है। इसीलिए चलो आगे चलते हैं। इसलिए पढ़ते समय बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है सर। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद दोस्त हम पढ़ने वाले हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। सर ये क्या होता है? PPE के जितने आइटम्स हैं उन आइटम्स को हम अपनी अकाउंट्स क्राइटेरिया, हम अपनी अकाउंट्स की बुक में कब रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, कब रिकॉर्ड करेंगे मतलब कब रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे भी कि नहीं करेंगे, अकाउंटिंग की बुक में इसकी एंट्री बनेगी, लेजर पोस्टिंग होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी, कैसे होगी, इसको कहते हैं हम लोग रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सब्सीक्वेंट कॉस्ट। सर अब ये क्या होती है ट्रीटमेंट ऑफ सब्सीक्वेंट कॉस्ट? दोस्त मैं बहुत अच्छी हैंडराइटिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन बन नहीं पा रही है, इसलिए मेरे साथ साथ लिखते चलो। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के बाद पढ़ेंगे हम ट्रीटमेंट ऑफ सब्सीक्वेंट कॉस्ट। अब सर ये क्या होता है सब्सीक्वेंट कॉस्ट? सुनो, सब्सीक्वेंट का मतलब होता है बाद में, रिकॉग्निशन का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड। तो एक बार आपने फिक्स्ड एसेट्स या PPE का कोई आइटम खरीदा, उसको इंस्टॉल किया, उसको अपने बिजनेस में यूज करना शुरू कर दिया, उसके बाद में अगर आप उसके ऊपर कोई खर्चा करते हो तो ये जो खर्चा करते हो, जो सब्सीक्वेंट कॉस्ट है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। साथ में इसके अंदर हम एक चीज और सीखेंगे इसी के अंदर, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। सर अब ये क्या मामला है? मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। PPE का कोई आइटम या फिक्स्ड एसेट्स का कोई आइटम अगर आपने खरीदा है तो आप इसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे? सर उसमें क्या है, जितने का खरीदा वो उसकी कॉस्ट। आप बिना कुछ भी मतलब लपेट लपेट के दे रहे हो? नहीं दोस्त नहीं, मैं लपेट लपेट के नहीं दे रहा। आपकी कॉस्ट में और AS10 की कॉस्ट निकालने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। हम जिन पहलुओं को नहीं सोच पाते, जहां तक हमारी नॉलेज नहीं जा पाती, जितना दूर का हम नहीं सोच पाते, इंस्टीट्यूट उसके कहीं आगे जाके सोचता है। इसीलिए इंस्टीट्यूट का कहना यह है कि एक बार कॉस्ट निकालना बच्चों को सीखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी उस लेवल तक सोचना जरूरी है, उस लेवल तक उनकी नॉलेज होनी जरूरी है जिस लेवल पे जाके इंस्टीट्यूट ने इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया है। तो इसके बाद बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ PPE। इसके बाद क्या पढ़ने वाले? तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे दोस्त रीवैल्यूएशन मॉडल। अब सर ये क्या है? हाँ, रीवैल्यूएशन मॉडल भी एक नई चीज आएगी। नई चीज मैं इसीलिए कह रहा हूं, जैसे बियरर प्लांट के केस में मैंने कहा था ना, ये नया आएगा,
ये इसके पहले कहीं नहीं पढ़ा। वैसे रीवैल्यूएशन मॉडल भी आपके लिए नई बात होगी, ये भी आपने 11-12 सीए फाउंडेशन के अंदर नहीं पढ़ रखा है। AS10 जब रिवाइज हुआ तब ये रीवैल्यूएशन मॉडल आया, इसकी अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए, कैसा होगा, क्या होगा, इसके बारे में इसके अंदर बातें की गई है। इसके बाद क्या करेंगे सर, हाँ जब इतना हमारा खत्म हो जाएगा तो पढ़ेंगे हम डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। सर ये आपने गलत लिख दिया। मैंने कहा क्यों सर, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए तो एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, AS6। ओहो, AS6 पहले हुआ करता था, लेकिन जब AS10 रिवाइज हुआ तो AS6 को, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग को AS10 के अंदर मर्ज कर दिया गया। इसलिए अब डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग के लिए रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 नहीं है। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग किस तरीके से होगी, कैसे आप उसकी डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करेंगे, कैसे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, इन सब की अकाउंटिंग अब AS10 के हिसाब से होगी। ये बात दिमाग से बिल्कुल बाहर निकाल दो। पहले डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करता था AS6। 2018 में AS10 की रिवीजन हुई और उस रिवीजन के अंदर AS6 वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को AS10 के अंदर मर्ज कर दिया गया और AS6 को स्क्रैप कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया। आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बाद अब क्या पढ़ेंगे सर, इसके बाद हम पढ़ेंगे डी रिकॉग्निशन। सर ये क्या होता है, डी रिकॉग्निशन ऑफ आइटम ऑफ PPE। सर आइटम मतलब, अरे नालायक वो आइटम नहीं है, कैसी कैसी बातें करते हो, कुछ तो शर्म लिहाज रखो, टीचर के सामने बैठे हो। हाँ, आइटम ऑफ PPE मतलब अगर आप आइटम ऑफ आइटम लिख दिया मैंने भी, तुम लोग भी ना कुछ भी गलत लिखवाते हो। आइटम ऑफ PPE, हाँ सर ये क्या होता है, रिकॉग्निशन का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। अब आपने कोई अपनी एसेट खरीदी तो एसेट को जब अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करोगे तो इसको कहते हैं हम लोग रिकॉग्निशन ऑफ एन आइटम ऑफ PPE। लेकिन अब कल को मान लो आप जिस एसेट को आपने एक जमाने पहले खरीद रखा था, आप उस एसेट को यूज कर रहे थे, यूज करते करते अब एसेट पूरी तरह से भंगार हो चुकी है, तो आपने कहा चलो कबाड़ी में बेच दो, डिस्पोजल। या उसका वक्त पूरा नहीं हुआ लेकिन कोई नए मॉडल की मशीन आ गई, आपने कहा यार नए मॉडल की मशीन आ गई है तो पुरानी मशीन को बेच देते हैं, नए मॉडल की मशीनरी लगाएंगे, तो आपने उसकी उम्र खत्म होने के पहले ही पुरानी मशीन को बेच दिया, तो इसको कहते हैं हम लोग डिस्पोजल, रिटायरमेंट। तो यहां पर इसको हम लोग कहते हैं जब भी हम एसेट्स को बेच देते हैं या एसेट्स पूरी तरह से खराब हो जाती है या हमारे ऑपरेटिंग पर्पस के लिए काम की नहीं बचती हैं, तब उन एसेट्स की वैल्यू को हम अपनी अकाउंट की बुक में से खत्म कर देते हैं। इसको कहते हैं हम लोग डी रिकॉग्निशन। जब अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड किया तो दैट वाज द रिकॉग्निशन ऑफ एन आइटम ऑफ PPE, और वैसे ही जब अकाउंट की बुक में से इसकी वैल्यू को खत्म कर दिया तो उसको कहते हैं डी रिकॉग्निशन ऑफ आइटम ऑफ PPE। इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद हम देखेंगे दोस्त डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। हमारे AS10 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड आइटम के अलग अलग आइटम्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय किस तरीके से डिस्क्लोजर देंगे। अब सीधी बात है भाई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए एसेट जनरेट करेगी, और अगर एसेट जनरेट करेगी तो बैलेंस शीट में सर इसको एसेट साइड में लिखेंगे ना। हाँ, एसेट साइड में तो लिखेंगे, लेकिन इसकी कौन कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, कौन कौन सी वैल्यू लिखेंगे, कौन सी नहीं लिखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा डिस्क्लोजर के अंदर। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और आएगा जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजन। हालांकि ये ट्रांजिशनल प्रोविजन आपके सिलेबस का हिस्सा वैसे तो नहीं है, लेकिन सेफ साइड के लिए हम, सर सेफ साइड का मतलब, सेफ साइड के लिए हम इन ट्रांजिशनल प्रोविजंस को भी पढ़ेंगे। सर मतलब सेफ साइड के लिए मतलब इंस्टीट्यूट की पुरानी आदत है, आउट ऑफ कोर्स बोल बोल के इंस्टीट्यूट कोई भी क्वेश्चन लपेटे में पूछे चले जाता है। तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, भले ही हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन 10 मिनट किसी बात को सुन लोगे तो कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा। तो 10 मिनट हमारा 15 मिनट ट्रांजिशनल प्रोविजन के ऊपर भी डिस्कशन होगा, ताकि अगर धोखे से कभी कोई इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दे दिया तो कम से कम ऐसा ना हो कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व ही ना कर पाए। तो ये है दोस्त हमारा दायरा। इतनी चीजें हमने अपने AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर कवर करनी है। ठीक है सर, कवर करेंगे। आगे चलूं? यस सर, चलो आगे, चलो फिर आगे आओ बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम ऑब्जेक्टिव। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने के पीछे इंस्टीट्यूट की मंशा क्या थी? ऑब्जेक्टिव। इंस्टीट्यूट ने क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया? इंस्टीट्यूट ने AS10 बनाया सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि लोगों को सही तरीके से AS10 या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के जो आइटम्स हैं उनकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सिखाई जा सके। सर ऐसा क्यों? भाई सीधी बात है,
सब किसी का, हर किसी का, एज फार एज पॉसिबल जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सभी एंटिटीज का, सारे बिजनेस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर एक जैसा होगा तो अलग अलग एंटिटीज के रिजल्ट्स को कंपेयर करना आसान होगा। जितनी अच्छी तरीके से अकाउंटिंग होगी, लोगों का भरोसा अकाउंटिंग के ऊपर उतना ज्यादा बढ़ेगा, लोग अपने डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो हमारी अकाउंटिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है हमारी फिक्स्ड एसेट, जिसको हम लोग कहने लगे पीपीई। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या पीपीई के आइटम की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को बताता है। तो लिखेंगे ऑब्जेक्टिव में प्रेस्क्राइब, ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे प्रेस्क्राइब ट्रीटमेंट ऑफ आइटम ऑफ पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के जितने भी आइटम हैं उनकी आप अकाउंट्स की बुक में किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे, किस तरीके से आप उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट करेंगे, उनसे रिलेटेड कौन कौन सी डिस्क्लोजर देंगे, उनकी जो अलग अलग वैल्यूज हैं उन अलग अलग वैल्यूज को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब के लिए दोस्त हमारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना। अब आते हैं दोस्त दूसरे नंबर पे, ये था हमारा एक्सेप्शन। लिखते चलो साथ साथ। एक्सेप्शन के अंदर मैंने कहा था दोस्त हम देखेंगे किन किन के ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ सर, किन किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। पहली बात तो अगर मान लो आपके पास में कोई फिक्स्ड एसेट्स है, अब वो टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, जो भी हो, जैसा भी हो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर एसेट के लिए इंस्टीट्यूट ने सेपरेटली कोई दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखा है और उस पर्टिकुलर आइटम के लिए किसी दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर कुछ अलग बातें लिखी हुई हैं, तब उनके ऊपर यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप इसको ऐसे देख सकते हो। हाँ भाई, अगर मान लो मैंने किसी के साथ में लॉन्ग टर्म लीज का एक कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कहा मैं तुम्हारी बिल्डिंग अगले 10 साल के लिए लीज पे लेने को तैयार हूं। उसने कहा ठीक है। अब मैंने 10 साल के लिए उसकी बिल्डिंग लीज पे ले ली, तो 10 साल तक तो मालिक मैं हूं, ठीक है, मुझे उसको लीज रेंटल पे करना पड़ेगा, लेकिन 10 साल तक के लिए तो मालिक मैं ही हूं। 10 साल बाद जब मेरा एग्रीमेंट ओवर होगा, एग्रीमेंट टर्मिनेट होगा, उसके बाद वो अपनी एसेट वापस ले ले, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब उसके बाद मैं इस एसेट का मालिक नहीं रहूंगा, वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल अगले 10 साल तक का तो मालिक मैं हूं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो मुझे मिलने वाले हैं, तब मैं इस लीज में मिलने वाली बिल्डिंग को भी अगले 10 साल के लिए तो अपनी एसेट मानूंगा। और अगर मैं इसको अपनी फिक्स्ड एसेट्स मान रहा हूं तो दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ माय प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लेकिन लीज अकाउंटिंग के लिए हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमारे इंस्टीट्यूट ने, ICAI ने AS19 नाम का अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखा है। AS19 नाम भी है उसका, लीजेस। तो अगर आप लीज पे कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग AS10 के हिसाब से नहीं होगी, फिर उसकी अकाउंटिंग AS19 के हिसाब से होगी। तो किसी भी आइटम से रिलेटेड अगर कोई डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने दे रखा हो, उसके अंदर कोई डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर इंस्टीट्यूट ने दे रखा हो, तो उन एसेट्स के ऊपर फिर AS10 आप एप्लीकेबल नहीं करेंगे। दूसरा, पहले मैं पूरी बात बोल दूं फिर लिखेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। दूसरा है दोस्त इसके अंदर एक्सेप्शन, सॉरी, बायोलॉजिकल एसेट्स। जितने भी टाइप की बायोलॉजिकल एसेट्स हैं। अब सर बायोलॉजिकल एसेट्स क्या होती हैं भाई? अब गाय घोड़ा है, अब गाय घोड़े का क्या करोगे तुम? भाई गाय अगर है तो गाय तो अल्टीमेटली बायोलॉजिकल एसेट है आपके लिए। बायोलॉजिकल एसेट इसलिए है क्योंकि गाय से बछड़ा पैदा होगा, बछड़ा बड़ा होगा, वो गाय बनेगी या भैंस बनेगा, सांड बनेगा, जो व्हाटएवर, फिर उसका बछड़ा पैदा होगा, तो अल्टीमेटली ये भी आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है। तो ये जितने टाइप की बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, अब आपने कहा कि हमने सागौन का पेड़ लगाया है। अब सागौन का पेड़, भाई मेरे पास में 5 एकड़ का खेत पड़ा हुआ था, तो मैंने भी कहा 5 एकड़ का खेत तो खाली पड़ा है, बंजर पड़ा हुआ, कुछ खेती किसानी तो होती नहीं और मेरे बस का रोग है नहीं कि वहां जाके खेती किसानी करूं। तो मैंने कहा एक काम करो, सबसे महंगी लकड़ी बिकती है सागौन की, सागौन के पेड़ लगाओ और छोड़ दो। 15 साल बाद आएंगे, सागौन के सारे पेड़, सागौन मतलब टीक वुड या सागौन के सारे पेड़ काटेंगे, बेचेंगे और 15-20 लाख रुपए अपन अपने राइट कर लेंगे। अब ऐसी कंडीशन में मैंने आज तो सागौन का पेड़ लगा दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो मुझे इसमें भी दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर ये जो एसेट्स होती है ना, झाड़ पेड़ दुनिया भर का दंड फंद, इसको कहते हैं हम लोग बायोलॉजिकल एसेट्स। तो बायोलॉजिकल एसेट्स के ऊपर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? कायदे से बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनना चाहिए वो होना चाहिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब हमारे लिए धर्म संकट कह लो या कमी कह लो, डेफिशिएंसी कह लो, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तो फिलहाल नहीं है। हाँ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूर है। इंस्टीट्यूट वाले, ICAI वाले नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर के ऊपर बना रहे हैं, इंप्लीमेंट हो जाए तो बात अलग है।
लेकिन फिलहाल एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। जो भी एग्रीकल्चर के अंदर कस्टमर प्रैक्टिसेस होती हैं उसी के हिसाब से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया बायोलॉजिकल एसेट्स की अकाउंटिंग होती रहती है, वो एक अलग बात है। तो किसी भी तरह की बायोलॉजिकल एसेट्स के ऊपर आप AS10 एप्लीकेबल नहीं करेंगे। हाँ, बायोलॉजिकल एसेट में एक एसेट आती है जिसको हम लोग कहते हैं बियरर प्लांट। बियरर प्लांट के ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाता है। अब बियरर प्लांट क्या होता है मैं थोड़ी देर बाद में डिस्कस करूंगा। तो दूसरा एक्सेप्शन क्या निकला, किसी भी तरह की बायोलॉजिकल एसेट जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से रिलेटेड है उनके ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जो बियरर प्लांट्स होते हैं वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से ही रिलेटेड होते हैं, वो भी बायोलॉजिकल एसेट्स ही होते हैं, लेकिन बियरर प्लांट के ऊपर आपका AS10 लग जाएगा। बियरर प्लांट्स की अकाउंटिंग करते समय आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को फॉलो करेंगे। इसके बाद जितनी आपकी वेस्टिंग एसेट्स हैं, अब सर वेस्टिंग एसेट्स यानी क्या होता है, आप भी नए नए नाम पटक रहे हो। मैंने कहा हाँ, मैंने वही कहा था, आपने सब पढ़ रखा है। जब भी मैं नाम बोलूंगा तो आप बोलोगे हैं सर ये क्या बोल रहे हो, लेकिन जैसे उसका मतलब समझाऊंगा आप अच्छा सर इसकी बात कर रहे थे आप, ठीक है। तो जितनी भी आपकी वेस्टिंग एसेट्स हैं, वेस्टिंग एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स जिनको आप यूज करो या मत करो एक समय के बाद उनकी वैल्यू अपने आप खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपके पास में मिनरल राइट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई जमीन है जहां पे आपने खोद के देखा यहां से भैया कच्चा तेल निकल जाएगा, क्रूड ऑयल निकल जाएगा, आपने जमीन लीज पे ले ली, लीज पे लेने के बाद आपने 5 साल 10 साल की लीज पे ले ली। 10 साल तक अगर आपने कच्चा तेल खोद खोद के निकाला बेचा तो प्रॉफिट कमाओगे, लेकिन 10 साल तक आपने कुछ नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो लीज या वो जमीन किसको वापस चली जाएगी, सरकार को वापस चली जाएगी। वैसे ही आपको लगा कि ये डायमंड माइंस हो सकती है, यहाँ पे जमीन खोद के निकालेंगे तो हीरे निकलेंगे, हीरा पन्ना निकलेगा यहाँ से। अब आपने उसके माइनिंग राइट्स ले लिया आपने, अब माइनिंग राइट्स ले लिया तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जमीन खोदो, वहां से हीरा पन्ना निकालो, मार्केट के अंदर जाके बेचो, प्रॉफिट कमाओ। अब 10 साल की आपको लीज मिली, 10 साल तक आपने खुदाई नहीं करी, एक कुदाली ना चलाई, वहां पर जमीन का 1 फुट का हिस्सा नहीं खोदा आपने, कहां से आपको हीरा पन्ना मिलेगा। रातों रात हीरे जमीन से उठ के ऊपर थोड़ी आ जाएंगे कि लो मुझे मार्केट में जाके बेच के पैसा कमाओ, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अब ये जो एसेट्स होती है इन एसेट्स को हम लोग कहते हैं वेस्टिंग एसेट्स, यानी जिनके ऊपर काम ना किया जाए तो एक समय के बाद इनकी वैल्यू अपने आप खत्म हो जाती है। तो ऐसी वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर आप AS10 एप्लीकेबल नहीं करेंगे। वेस्टिंग एसेट्स के साथ साथ अगर आपको कभी किसी माइंस के एक्सप्लोरेशन के अधिकार मिल जाते हैं, माइंस के एक्सप्लोरेशन जैसे मैं भी कह रहा था ना कि कहीं कोई ऐसा लगता है कि यहाँ पे सोना दबा हुआ है जमीन के नीचे, हम खोदेंगे सोना निकालेंगे और सोना निकाल के बेचेंगे, लेकिन सरकारी जमीन है तो आपने सरकार से जमीन से एक्सप्लोरेशन के राइट्स खरीद लिए कि भाई जमीन की खुदाई करके हम सोना निकाल के बेचेंगे। अब सरकार ने आपको अधिकार भी दे दिया, सरकार आपसे रॉयल्टी ले रही है, वो बात अलग है। तो ये जो एक्सप्लोरेशन राइट्स हैं, अब एक्सप्लोरेशन राइट्स ऑयल से रिलेटेड हो सकते हैं, कच्चे तेल से रिलेटेड हो सकते हैं, नेचुरल गैस से रिलेटेड हो सकते हैं, या इसी तरह की दूसरी एसेट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये जो एक्सप्लोरेशन ऑयल्स हैं, एक्सप्लोरेशन राइट्स हैं, इनके ऊपर अगर आपने किसी तरह का कोई खर्चा किया है तो इसके ऊपर भी आप अपने AS10 को एप्लीकेबल नहीं करेंगे। तो कौन कौन से एक्सेप्शंस निकले, पहली बात उन आइटम्स के ऊपर आप AS10 एप्लीकेबल नहीं करेंगे जिनके लिए इंस्टीट्यूट ने अलग से कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखा है, और वो जो डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखा है वो आपको उस पर्टिकुलर एसेट के लिए या उस पर्टिकुलर आइटम के लिए डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है। दूसरा, आप किसी भी बायोलॉजिकल एसेट के ऊपर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड हो उसके ऊपर AS10 अप्लाई नहीं करेंगे। तीसरा, वेस्टिंग एसेट्स जिसके अंदर एक्सप्लोरेशन राइट्स के ऊपर किया गया खर्चा, इंक्लूडिंग माइंस, नेचुरल गैस, इनके ऊपर किया गया खर्चा या इससे मिलती जुलती जो एसेट्स हैं इनके ऊपर भी आप AS10 नहीं लगाएंगे। हाँ, बायोलॉजिकल एसेट जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है उनके ऊपर AS10 नहीं लगेगा, लेकिन याद रखना बियरर प्लांट बायोलॉजिकल एसेट होती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से भी रिलेटेड होती है, लेकिन बियरर प्लांट क्योंकि हमारी PPE की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर जाता है इसलिए बियरर प्लांट के ऊपर आपका AS10 एप्लीकेबल हो जाएगा। सर बियरर प्लांट के बारे में बताया नहीं, सब बताता हूं, इतनी बात लिख लें अपन। यस सर इतनी बात लिख लेते हैं, आओ चलो लिखेंगे एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन क्या निकला, बोलो बेटे बोलो, पहला एक्सेप्शन क्या, व्हेन अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड requires or permit a different accounting
अगर कोई दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आपको उस पर्टिकुलर आइटम के लिए कोई दूसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने को कहता है या उसकी जरूरत ही उसने कह रखा है कि आप इस आइटम की अकाउंटिंग इसी तरीके से करेंगे, तो फिर आप उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सुनेंगे, AS10 की नहीं सुनेंगे। आगे चलते हैं। दूसरा एक्सेप्शन क्या था? हाँ सर, दूसरा एक्सेप्शन था हमारा वो बायोलॉजिकल एसेट। तो लिखेंगे बायोलॉजिकल एसेट, बायोलॉजिकल एसेट। ठीक, ब्रैकेट में पहले लिख लो दोस्त यहां पर अदर देन बेयरर प्लांट। याद रहना चाहिए कि बियरर प्लांट के केस में ये बायोलॉजिकल एसेट है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है, लेकिन इसके ऊपर AS10 लग जाता है। तो बायोलॉजिकल एसेट जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड हो, तो लिखेंगे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड हो, ऐसी बायोलॉजिकल एसेट के ऊपर भी आप AS10 नहीं लगाएंगे। तीसरा एक्सेप्शन क्या निकला था? तीसरा एक्सेप्शन निकला था वेस्टिंग एसेट्स का। तो लिखेंगे यहां पर वेस्टिंग एसेट्स इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर ऑन exploration of oil, natural gases and other similar assets। ठीक, इनके ऊपर आप AS10 अप्लाई नहीं करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि मेरा अगला डिस्कशन किस पे होगा। हाँ सर, अगला डिस्कशन होगा हमारा बियरर प्लांट के ऊपर कि सर बियरर प्लांट है तो बायोलॉजिकल एसेट एग्रीकल्चर एक्टिविटी से भी रिलेटेड है, तो फिर इनके ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में क्यों नहीं आती? तो सबसे पहले समझो बियरर प्लांट होता क्या है। बियरर प्लांट, अरे सॉरी, लिख रहे हो तो लिखते रहो, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं पेज पलटा लूंगा। दोस्त, मेरी उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे। आपके लिखने के लिए अलग से समय देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आगे चलूं? यस सर, चलो आप आगे। अब बियरर प्लांट होता क्या है? बियरर प्लांट किसी भी तरह के कोई भी पौधे हो सकते हैं, किसी भी तरह के कोई भी पेड़ हो सकते हैं, जिनको एज एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्पेसिफिकली उगाया जाता है, स्पेसिफिकली लगाया जाता है, ताकि उनसे कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लिया जा सके। इनको कहते हैं हम लोग बियरर प्लांट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है, मान लेते 5 एकड़ का खेत है। मैंने कहा 1 एकड़ में आम के झाड़ लगाओ, जितनी वैरायटी के आम आते हैं उतनी वैरायटी के आम के झाड़ लगाओ। 1 एकड़ में आम के झाड़ के बाद और मेरे को कौन सा फल पसंद है? हाँ, मैंने कहा 1 एकड़ में जामुन के झाड़ लगा, आधे एकड़ में जामुन के झाड़ लगा दो, आधे एकड़ में काजू किशमिश बादाम के झाड़ लगा दो। ऐसे करके 5 एकड़ में मैंने खूब सारा एक बागान, एक बगीचा बना लिया। उसके अंदर अमरूद के झाड़ हैं, आम के झाड़ हैं, फिर जामुन और ये वो जितने टाइप के फल फूल ड्राई फ्रूट आते सबके मैंने झाड़ लगा दिया। अब झाड़ लगाया तो क्या मुझे 1 साल तक ही इनसे प्रोड्यूस मिलेगा? नहीं, मुझे तो बार बार मिलता रहेगा। पहली फसल आई, पहला गर्मी का सीजन आया, आम तोड़ लिए। गर्मी के बाद बरसात का सीजन आया, मतलब थोड़ा ठंड का सीजन आया तो बिही तोड़ ली, जामुन तोड़ ली, फिर वो काजू उग रहे हैं, फिर वो बादाम उग रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये जो आपने झाड़ लगाया है ना, ये झाड़, क्योंकि हमारी PPE यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं, तो ये भी आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड है, PPE की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं, तो इसीलिए हम बियरर प्लांट के ऊपर AS10 लगाना शुरू कर देते हैं। अब और बियरर प्लांट को और डिटेल में समझना है तो 3 उसकी अलग अलग कंडीशंस हैं। बियरर प्लांट की 3 कंडीशंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लो। जहां पर ये तीनों कंडीशन ऐसा लगता है कि सेटिस्फाई हो रही हैं, बस समझ जाओ ये बियरर प्लांट है, इसके ऊपर AS10 लगेगा। सर 3 कंडीशन कौन कौन सी है? तो अगर मैं 3 कंडीशंस की बात करूं बियरर प्लांट की, तो सबसे पहली कंडीशन है कि या तो आपने इसको किसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी जो एग्रीकल्चर होता है ना, मतलब कि जो जैसे आम पैदा हो रहा है, बी पैदा हो रही है और अमरूद पैदा हो रहा है, इस टाइप के जो फल होते हैं, ये फल को हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जिसको हम लोग अल्टीमेटली फाइनली कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपने
किसी भी टाइप के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेने के लिए, उनका प्रोडक्शन करने के लिए या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सप्लाई करने के लिए इस तरीके के प्लांट को लगा रखा हो। दूसरा, इन प्लांट से आपको 12 महीने से ज्यादा समय तक लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता रहे। ठीक, अब मैंने जैसे ही कह दिया कि भाई इससे आपको 12 महीने से ज्यादा समय का बेनिफिट मिलना चाहिए, 12 मंथ से ज्यादा इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तो जैसे ही मैंने कहा 12 मंथ से ज्यादा का बेनिफिट मिलना चाहिए, तो जो चावल की फसल लगती है वो मेरे बीआरआर प्लांट के बाहर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि चावल की मैंने फसल लगाई, 4 महीने बाद फसल बड़ी हुई, मैंने काट ली, चावल निकाल लिया, उठा के बेच दिया। अब अगले साल अगर मुझे फिर से चावल चाहिए तो मुझे फिर से राइस का प्रोडक्शन करने के लिए या राइस को फिर से कल्टीवेट करना पड़ेगा। तो चावल, गेहूं, दालें, ये सब जितनी उगती हैं सब खत्म हो गई, बीआरआर प्लांट के अंदर आएंगी ही नहीं, क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होता। हाँ, मैंने जो आम का झाड़ लगाया था ना, आम का झाड़, कुछ लोग होते हैं जो आसाम के अंदर जाओ, दार्जिलिंग के अंदर जाओ तो बड़े बड़े चाय के बागान होते हैं। अब वो जो चाय के बागान में चाय का जो झाड़ होता है, झाड़ तो नहीं कहना चाहिए उसको, पौधा होता है, बुश जो होता है, छोटा छोटा होता है, बिल्कुल बहुत बड़ा तो पेड़ जैसा नहीं होता, छोटे छोटे झाड़ होते हैं, ये बीआरआर प्लांट के अंदर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि अगर आप एक चाय का पौधा अगर आप लगाते हो तो लगभग 5 से लेकर 7 साल तक आपको चाय बनाने लायक बढ़िया सुगंधित पत्तियां वो देता रहता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। और हर साल हम थोड़े थोड़े दिनों में हर साल हम थोड़ा थोड़ा करके इससे चाय की पत्तियां लेते रहेंगे, चाय बनाते रहेंगे, मार्केट में बेचते रहेंगे। सो आई एम टेकिंग द लॉन्ग टर्म बेनिफिट। कई लोग क्या करते हैं जो गन्ना होता है ना, गन्ने की जो जड़ें होती है ना, आखिर गन्ने के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, गन्ने के ऊपर वाले हिस्से में तो जड़ें कम होती हैं, गन्ने का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसमें बहुत ज्यादा जड़ें होती हैं, उस नीचे वाले हिस्से को काट काट के रख लेते हैं। और काट के इसलिए रखते हैं क्योंकि इसी नीचे वाले जड़ वाला जो हिस्सा है, इसी को अगले साल बोएंगे तो अगले साल फिर ये गन्ना पैदा कर देगा। तो ये आपका बीआरआर प्लांट के अंदर आ जाता है। तो कॉटन सीड्स हो गए, आपका टी बुशेस हो गए, कॉफी बुशेस हो गए, या कॉफी के जो झाड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो हो गए, ये सारे आपके बीआरआर प्लांट्स के अंदर आते हैं। तो बीआरआर प्लांट या तो आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के प्रोडक्शन में, उनकी सप्लाई में मदद करने वाले होते हैं, जिनसे आपको 12 महीने से ज्यादा समय तक लंबा बेनिफिट मिलता रहेगा। आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त इसके साथ में और भी लगी है। वो शर्त ये लगी है कि भाई इसको आप पूरे के पूरे झाड़ को एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बेचेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि झाड़ की उम्र खत्म हो गई, अब उसमें फल लगना बंद हो गए, तो आपने कहा भाई झाड़ में तो फल लग नहीं रहे, एक काम करो झाड़ को काट दो। झाड़ को काटने के बाद इसकी जो लकड़ी मिलेगी, लकड़ी को निकाल के आरा मशीन में ले जाते हैं, लकड़ियां चिरवाते हैं, पट्टे बनवाते हैं और लकड़ी के पट्टे उठा के बेच देंगे। वो बात अलग है कि आपने उसको एज एन स्क्रैप बेच दिया, क्योंकि अब वो झाड़ आपके काम का रहा नहीं, उसकी उम्र पूरी हो गई थी इसलिए। लेकिन आप पूरा का पूरा झाड़ ही अगर आप बोलो कि हम पूरा का पूरा झाड़ ही बेचने के लिए उगा रहे हैं, तब वो बीआरआर प्लांट की कैटेगरी में नहीं आएगा, बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन दैट केस। आप जैसे मैंने सागौन का झाड़ लगाया, सागौन का झाड़ बीआरआर प्लांट है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? शुरू की 2 कंडीशन तो अभी भी सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन तीसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता। सागौन के झाड़ से मुझे किसी तरह का कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं मिलने वाला। पहली बात तो मेरा तो इंटेंशन ये है कि आज मैं सागौन का झाड़ लगाऊंगा, 7 साल 8 साल बाद ये झाड़ बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, मोटा होगा तो पूरा का पूरा झाड़ काट दूंगा, यानी पूरा का पूरा पेड़ ही मेरे लिए मेन एसेट है। मैं उससे कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, तब वो मेरा बीआरआर प्लांट नहीं कहलाएगा। ठीक, हाँ, तो अल्टीमेटली हाँ, ये बात अलग है। सर आम के झाड़ में भी तो लोग लकड़ी बेचते हैं, आम की लकड़ी बेचते हैं, बिल्कुल बेचते हैं, लेकिन आम का झाड़ कब काटा जाता है ये भी तो सोचो। आज एक आम का झाड़ लगाते हो आप, 5 साल बाद वो आपको फसल देने लायक होता है, 5 साल बाद फिर उससे आप आम तोड़ना शुरू करते हो, 15 साल तक 20 साल तक आम का झाड़ आपको बढ़िया मीठे मीठे आम देता रहेगा। 20 साल के बाद जब उस झाड़ की उम्र खत्म हो जाती है, तब 20 साल के बाद उस झाड़ को काट के अलग कर दिया जाता है, फिर उसकी लकड़ी को बेचा जाता है जो बाद में फर्नीचर बनाने के काम आती है। लेकिन मेन मुद्दा वहां पर आम की लकड़ी बेचना था कि उस आम के झाड़ में से आम तोड़ के मार्केट में बेचना था। सर आम तोड़ के मार्केट में बेचना था, ये था दोस्त हमारा मेन मुद्दा। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनसे हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेना चाहते हैं, हमको इससे 12 महीने से ज्यादा लंबे समय तक इसका बेनिफिट मिलता रहेगा, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमको इससे मिलता रहेगा। और उसकी जो लकड़ी है या उसका जो झाड़ का जो शेप है या झाड़ का जो मटेरियल है, उस झाड़ के मटेरियल को हम स्क्रैप के नाम पे बेच दे चलेगा, लेकिन पूरा का पूरा झाड़ ही हमारे लिए मेन प्रोड्यूस होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको बीआरआर प्लांट मानेंगे और तभी हम उसको AS10 के अंदर में लेके आएंगे। ये है आपका बीआरआर प्लांट।
अब सवाल ये है कि सर जब बियरर प्लांट के ऊपर डिस्कशन हो गया तो लगे हाँ तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर भी डिस्कशन कर लो, क्योंकि तीसरा पार्ट हमारा यही था। ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस कर चुके, एक्सेप्शन को हम डिस्कस कर चुके। अब बात है मीनिंग ऑफ पीपीई और बियरर प्लांट की। बियरर प्लांट का मतलब हमने समझ लिया, लिख बाद में लेंगे। अब बात आती है कि सर ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होते क्या है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को समझना है तो भाई आप ये समझ लो कि जो बचपन से आपने फिक्स्ड एसेट्स पढ़ रखी है वो फिक्स्ड एसेट्स ही आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। ये एग्जांपल है, मतलब मशीन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर, एसी, प्लांट, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और जो आपके बड़ी बिल्डिंग और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रखी हैं आपने, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं, फैक्ट्रीज बना रखी हैं आपने, ये जितनी भी आपने फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करके रखी हैं, आपने ट्रक खरीद रखे हैं गुड्स की डिलीवरी के लिए, तो ये जितने भी आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीद रखी हैं सारी फिक्स्ड एसेट्स ही दे आर ऑल द कॉमन एग्जांपल ऑफ योर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब सवाल ये है कि सर अगर इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उन्होंने क्या रखा भाई, पीपीई आर टेंजिबल आइटम। टेंजिबल आइटम बोलते ही सही इन्होंने इनटेंजिबल एसेट को अलग कर दिया। अब सर ये टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट क्या होता है, जैसे बचपन में डेफिनेशन पढ़ी थी वो भी एक ठीक है कि जिन एसेट्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जिनका ये इनको हम लोग कहते हैं टेंजिबल आइटम। लेकिन जिनको हम, नवनीत अग्रवाल साहब का नाम चल रहा है बॉस, ब्रांड नेम है अपना, अब वो ब्रांड नेम दिखता तो नहीं है, गुडविल दिखती तो नहीं है, एडवांटेज दिखती तो नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे तो कमा ही रहा हूं ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, वो इंटेंजिबल आइटम है। हाँ, अगर बहुत प्रोफेशनल तरीके से बोलना है, ये तो होगी बच्चों की डेफिनेशन, प्रोफेशनल तरीके से कैसे कहा जाता है, जिनका फिजिकल सब्सटेंस है वो टेंजिबल और जिनका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है वो इंटेंजिबल। क्लियर इतना? हाँ, तो पीपीई आर टेंजिबल आइटम दैट आर हेल्ड फॉर, यानी कोई भी ऐसे टेंजिबल आइटम जिनको हमने अपने पास में रखा है। क्यों रखा है, या तो हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या तो हम जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी सप्लाई करना चाहते हैं, या तो हम इनको दूसरों को किराए पे देके किराए की इनकम कमाना चाहते हैं, और या तो फिर हमने इसको अपने ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस के ऐसी एसेट्स को ऑफिस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए हमने अपने पास में रख रखा है, जिनसे हमें 12 महीने से ज्यादा समय तक बेनिफिट मिलता रहेगा। वी कैन एक्सपेक्ट द बेनिफिट फॉर मोर देन 12 मंथ, दैट इज योर पीपीई। यानी किसी भी तरह की कोई भी, अब फिक्स्ड एसेट्स मत लिख लेना, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स आजकल नाम खत्म कर दिया गया, स्क्रैप कर दिया गया है। फिक्स्ड एसेट्स का नाम बदल के ही क्या किया इन्होंने, पीपीई। तो पीपीई क्या है, कोई भी ऐसा आइटम जो टेंजिबल नेचर का है, जिसको हमने बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए खरीद रखा है, या तो फिर इसको ऐसे करते, उल्टा चलते हैं थोड़ा सा, कोई भी ऐसा आइटम जिसका फिजिकल सब्सटेंस है, जो टेंजिबल नेचर का है, जिससे हम 12 महीने से ज्यादा समय तक बेनिफिट मिलेगा ऐसी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जिनसे हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इनको हमने अपने पास में क्यों रखा है, ताकि इनका इस्तेमाल करके हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें, या तो फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उनको मार्केट में सप्लाई कर सकें, या तो फिर ये जो एसेट्स हैं हमने इसलिए रख रखी है ताकि हम इसको दूसरों को किराए पे देके किराए की इनकम कमा सके, या तो फिर ये एसेट्स हमने पीपीई के आइटम इसलिए रख रखे हैं ताकि हम इसको अपने ऑफिस के पर्पस में यूज कर सके, एडमिनिस्ट्रेटिव के पर्पस में यूज कर सके, बिजनेस के रनिंग या बिजनेस के मेंटेनेंस में हम इसको यूज कर सके। ये सारे आइटम जो आपको 12 महीने से ज्यादा लंबे समय तक का बेनिफिट देंगे, दोज आइटम विल कंस्टिट्यूट और विल कंसीडर एज एन पीपीई आइटम। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। चलो जल्दी से दोनों चीजें लिखेंगे जो दो आइटम डिस्कस किए। सबसे पहले लिखेंगे पीपीई। पीपीई में लिखेंगे पीपीई आर टेंजिबल आइटम्स हेल्ड फॉर। क्यों रखा था हमने अपने पास में? वो सारे टेंजिबल आइटम जिसको हमने अपने पास में रखा है, क्यों रखा है? पहला पर्पस क्या था? फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड, एक काम करता हूं ना, दोनों को मिला के इकट्ठे लिख देता हूं, फॉर प्रोडक्शन ऑब्लिक सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं?
सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर मैंने कोई मशीन खरीदी है तो मशीन गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में काम आ रही है, लेकिन अगर मैंने ट्रक खरीद रखा है तो ट्रक तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में काम नहीं आ रहा, लेकिन हमने जो गुड्स बनाया है उसकी डिलीवरी में तो काम आ रहा है। ठीक, अब जैसे मोबाइल कंपनियां या क्या कहते हैं हम, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी है, जियो, एयरटेल, आइडिया वगैरह, अब ये क्या करती हैं भाई, इन्होंने तो अपने बड़े बड़े कंप्यूटर बना रखे हैं, स्पेक्ट्रम ले रखा है, बड़ी बड़ी एसेट्स लगा रखी है ताकि अपनी सर्विसेज दे सके लोगों को। लेकिन इन्होंने जो बड़े बड़े टावर लगाए हर शहर में, हर गली में, हर एक मोहल्ले में, क्यों लगाएं? ताकि अच्छे से ये सिग्नल अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पे जो मोबाइल टावर हैं दे आर फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, बट उनके अलावा उनके जो दूसरे बड़े बड़े हब बने हुए वो क्यों हैं? वो है दे आर फॉर जनरेटिंग ऑफ सर्विसेज। तो जो भी आपने एसेट या कोई भी आइटम खरीदा है जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में काम आए या तो उनकी सप्लाई में काम आए, इसके अलावा फॉर, और क्या था बोलो, फॉर रेंटल टू अदर्स, रेंटल टू अदर्स, ताकि हम इनको किराए पर दूसरों को देके किराए की इनकम कमा सकें, या तो फिर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो ये तो हो गया दोस्त पर्पस की कोई भी आइटम हमने अपने पास में क्यों रखा है, फॉर प्रोडक्शन ऑब्लिक सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और फॉर रेंटल टू अदर्स, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि एक्सपेक्टेड टू बी यूज, एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड, to be used for more than 12 months, for more than 12 months, यानी हम इनको 12 महीने से ज्यादा समय तक, 1 साल से ज्यादा समय तक इनको हम यूज करते रहेंगे और इनसे इनका बेनिफिट लेते रहेंगे। सर अगर मान लो हमारे पास में कोई एसेट है, मैंने कहा ठीक है सर वो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में काम आ रही है, मैंने कहा ठीक है बहुत बड़ी, लेकिन सर वो 6 महीने बाद खराब हो जाएगी, भंगार बन जाएगी, 6 महीने बाद फिर से हमको उसको खरीदना पड़ता है, तो दोस्त फिर वो आपका पीपीई का आइटम नहीं है, फिर आप उसको भूल जाओ, दैट इज एन आइटम ऑफ पीपीई, बिल्कुल नहीं है। आप उसको अपना रेवेन्यू एक्सपेंस मानो, चुपचाप उस मशीन जो भी आपने इक्विपमेंट खरीदा होगा, क्योंकि 12 महीने से ज्यादा समय तक, 1 साल से ज्यादा समय तक वो आपको बेनिफिट नहीं दे सकता, देयरफॉर इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन फिक्स्ड एसेट पुराने जमाने के हिसाब से, और इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन आइटम ऑफ पीपीई अभी के हिसाब से। बात ठीक? यस सर बात ठीक। दूसरी डेफिनेशन हमने जो डिस्कस की थी दोस्त वो थी हमारी बियरर प्लांट की। लिखेंगे दूसरी डेफिनेशन में बियरर प्लांट। सर हमको तो लगा था प्रैक्टिकल करने मिलेगा, आप तो सर यहाँ पे थ्योरी लिखवा रहे हैं। बस दोस्त इन थ्योरी से रिलेटेड भी कभी कभी 2-4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए एक बार तो लिखना ही है। एक बार लिखते लिखते क्या होगा, जहन में पूरा सेट हो जाएगा, दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा। चलें आगे। अब क्या होता है प्रॉपर बियरर प्लांट के अंदर, मैंने कहा था 3 कंडीशंस चेक करो, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो फिर वो तुम्हारा बियरर प्लांट है और उसके ऊपर AS10 एप्लीकेबल हो जाएगा। 3 कंडीशन कौन कौन सी लिखेंगे बियरर प्लांट के आगे, plant that satisfied all 3 conditions, जो तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करे, सारी की सारी तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, उसको आप बियरर प्लांट कहेंगे। सर पहली कंडीशन क्या है? हाँ सुनो, इसकी पहली कंडीशन है इज यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई। ये किसके लिए यूज होना चाहिए? या तो प्रोडक्शन करने के लिए या तो सप्लाई करने के लिए। किस चीज की? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकलता है उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के प्रोडक्शन में या तो सप्लाई में अगर इस चीज का इस्तेमाल हो रहा है तो आप इसको बियरर प्लांट मान सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी is expected to produce for more than 12 months, यानी इससे हम 12 महीने से ज़्यादा समय तक फसल लेते रहेंगे। 12 महीने से ज़्यादा समय तक हम इससे कुल मिला के जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेना है, आम के झाड़ में से आम लेना है, जामुन के झाड़ में से जामुन लेना है, 12 महीने से ज़्यादा समय तक हमको मल्टीपल टाइम इससे प्रोड्यूस लेते रहेंगे। तीसरा, हैज़ रिमोट लाइक्लीहुड
of being sold as agriculture produce. क्या हो गया बेटा? नहीं नहीं, हाँ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हैंड राइटिंग तो इतनी माशाल्लाह बन रही है, क्या बताऊं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेप्ट फॉर incidental स्क्रैप सेल्स। यानी आप इन झाड़ों को ही बेचने के लिए आप इनको नहीं लगा रहे, तब वो आपका पीपीई नहीं होगा। आपने झाड़ लगाया है ताकि उन झाड़ से हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल सके जिनको हम मार्केट में बेच बेच के मल्टीपल टाइम तक 12 महीने से ज्यादा समय तक उसका बेनिफिट ले सके, वहां तक ठीक है। लेकिन जब कभी झाड़ की उम्र खत्म हो गई तो उसको काट दिया और झाड़ को बेच दिया एज एन स्क्रैप, तो चलेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इतना ठीक। तो ये दो बातें हमने फिलहाल डिस्कस की थी, पीपीई एंड बियरर प्लांट। चलिए दोस्तों, इतना डिस्कशन हमारा हो चुका है। अब क्यों ना इतने डिस्कशन के बेसिस पर जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हों, उन थ्योरेटिकल क्वेश्चन को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया जाए। इससे होगा ये कि जितना हमने पढ़ा है, जितना आपने अभी तक सुना है, उससे रिलेटेड आपका एक फॉर्म कॉल हो जाए, आपको सारी बातें समझ में आ जाए। प्रैक्टिकली इसको हम अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस के साथ में इन कंसेप्ट को किस तरीके से मर्ज करके लिखते हैं, इसकी भी आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए। यानी कुल मिला के मैं चाहता हूं कि इतना जो आपने पढ़ रखा है वो एकदम फॉर्म हो जाए, ताकि उसके बाद उसको आगे लेके चलें। शुरू करें? यस सर, शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले, अरे यार ये कहाँ आ गया मैं, हाँ ये है, कहाँ है, ये है क्वेश्चन नंबर 1। एप्लीकेबिलिटी बेस्ड, किन किन के ऊपर AS10 एप्लीकेबल होगा, किन के ऊपर नहीं होगा। यानी अभी तक हमने जो बातें की हैं, कौन कौन सी, ऑब्जेक्टिव क्या था, एक्सेप्शंस क्या थे, फिर उसके बाद हमने बात की थी मीनिंग ऑफ पीपीई एंड मीनिंग ऑफ बियरर प्लांट के बारे में हमने बात की थी। शुरू करें? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1, नवंबर 2008 में ये क्वेश्चन आया था। नवंबर 2008 में, इसका मतलब आज से 12 साल, 10-12 साल पुरानी बात हो गई। लेकिन उस समय जब आईपीसी चला करता था, आईपीसी के समय ये क्वेश्चन आया था। मेंशन 4 एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच AS6 नहीं होना चाहिए दोस्त, ये होना चाहिए AS10। हाँ, अगर मान लो वहां पर AS6 लिखा तो काट के ठीक कर लेंगे। मेंशन 4 एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच AS10 रिवाइज्ड इज नॉट एप्लीकेबल। ऐसी 4 एसेट्स के नाम बताओ जिनके ऊपर AS10 जो अब रिवाइज हो चुका है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। बताओ ऐसी कौन कौन सी एसेट्स हैं जिनके ऊपर ये AS एप्लीकेबल नहीं होता। सबसे पहली बात, जितने भी आपके फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट हैं, जितने भी आपके प्लांटेशन वाले प्रोडक्ट हैं, जितनी भी आपकी बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, इनके ऊपर आपका AS10 एप्लीकेबल नहीं होता। पहली बात तो ठीक। दूसरा, जो गुडविल है, गुडविल के ऊपर आपका AS10 एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं एप्लीकेबल होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया कि टेंजिबल आइटम। अब गुडविल कोई टेंजिबल आइटम तो है नहीं, इसलिए गुडविल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। लाइव स्टॉक्स के ऊपर, यानी गाय, भैंस, घोड़ा, गाड़ी, फिर वो कोई मुर्गी पालता है, कोई बकरी पालता है, ऐसी जो लाइव स्टॉक्स हैं, इनके ऊपर भी AS10 एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज दे आर इटसेल्फ द बायोलॉजिकल एसेट्स। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक बात और की थी, जो वेस्टिंग एसेट्स होती हैं, वेस्टिंग एसेट्स फॉर एग्जांपल लैंड, नेचुरल राइट, एक्सप्लोरेशन राइट्स या माइनिंग राइट्स आपने जो खरीदे, उनके ऊपर भी AS10 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो लिखना शुरू करें। आंसर यस सर। इतना लिखने के बाद लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 1। सर आंसर भी लिखना है? हाँ दोस्त, हाँ, तब तो प्रैक्टिस होगी। लिखेंगे जल्दी से, AS10 ब्रैकेट में लिखेंगे PPE is not applicable in respect of following assets। जो नीचे एसेट्स हैं उनके साथ में PPE AS10 एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले लिखो यहाँ पे फॉरेस्ट, कॉमा, प्लांटेशन ब्रैकेट में लिख दिया, लेकिन याद से लिख देना अदर देन बियरर प्लांट, क्योंकि बियरर प्लांट भी प्लांटेशन की ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनके ऊपर AS10 लगता है। फॉरेस्ट, प्लांटेशन and similar biological assets। दूसरा, और किसके ऊपर नहीं लगेगा? गुडविल
एंड सिमिलर इनटेंजिबल एसेट। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दोस्त इनटेंजिबल एसेट्स की अकाउंटिंग के लिए अलग से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो अगर आपको इनटेंजिबल एसेट्स की अकाउंटिंग सीखनी है तो दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आके पूछो, इनके ऊपर AS10 एप्लीकेबल नहीं होता। तीसरा, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक के ऊपर AS10 एप्लीकेबल क्यों नहीं होता? क्योंकि ये भी बायोलॉजिकल एसेट्स के अंदर आती हैं। चौथे नंबर पे लिखेंगे वेस्टिंग एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स एटसेट्रा। इन 4 एसेट्स के ऊपर आपका AS10 एप्लीकेबल नहीं होता। इतना क्लियर है? यस सर क्लियर है। आगे चलूं? यस सर। अब दोस्त मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, आप लोग लिख भी रहे हैं। आइए जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ दोस्त, मेरी उम्मीद है कि भाई अब आप लोग जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जैसे देख रहे हैं, तो अगर आपको लिखने में तकलीफ होती है या अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे लिखने में समय चाहिए है, सर इतना समय नहीं देते सर, तो पेज पलट देते हैं, बोर्ड में कुछ नया लिखना शुरू कर देते हैं, तो आप वहाँ पर वीडियो को रोक दें, वीडियो को आप पॉज कर दें। पॉज करने के बाद जो आपको नोट्स बनाने, पहले आप अपने नोट्स बनाएं, उसके बाद ही वीडियो में आप आगे बढ़ें। चले? यस सर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द डेप्रिशिएबल एसेट एज पर AS10। कौन कौन सी एसेट डेप्रिशिएबल एसेट है और एक्सप्लेन व्हाई AS10 डज नॉट अप्लाई टू लैंड। या तो इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बताओ क्यों लैंड के ऊपर AS10 एप्लीकेबल नहीं होता। आओ आगे आंसर। अब क्यों नहीं होता भाई? भाई सीधी बात है, डेप्रिशिएबल एसेट कौन सी है? वो सारी एसेट जिनका अपने एक लिमिटेड टाइम पीरियड हो, हाँ लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाली हो, 12 महीने से ज्यादा समय तक हमको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। आई एग्री विद दिस। तो हमको इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, वी कैन एक्सपेक्ट द लॉन्ग टर्म बेनिफिट, दैट इज ओके। लेकिन ये इनकी एक लिमिटेड लाइफ टाइम होना चाहिए कि हमको पता होना चाहिए कि हमको इन एसेट से इतने समय तक बेनिफिट मिलेगा। तो यही हमारी फिक्स्ड एसेट्स होंगी, यही हमारे पीपीई के आइटम होंगे। ठीक, तो यही था हमारा व्हाट आर द डेप्रिशिएबल एसेट। तो डेप्रिशिएबल एसेट वो एसेट्स हैं जो जिनका हमें एक अकाउंटिंग पीरियड या 12 महीने या 1 साल से ज्यादा समय तक बेनिफिट मिलता रहेगा, लेकिन जिनकी एक लिमिटेड लाइफ टाइम होगी, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? डेप्रिशिएबल एसेट्स कहते हैं। जिनको एक एंटरप्राइज या एक बिजनेस एंटिटी अपने पास में या तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए रखती है, या तो फिर गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई के लिए यूज करती है, या तो फिर दूसरों को किराए पे देके किराए की इनकम कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, या तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से इन एसेट्स को होल्ड करती है, इनको कहते हैं हम लोग डेप्रिशिएबल एसेट। अब लैंड के ऊपर AS10 एप्लीकेबल क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर अदरवाइज कुछ ना लिखा हो, कोई टर्म्स एंड कंडीशन ना बताई गई हो, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो लैंड का लाइफ टाइम है, वो लैंड का लाइफ टाइम अनलिमिटेड होता है। लैंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इसलिए जब लैंड का लाइफ टाइम अनलिमिटेड होता है, इसलिए लैंड के ऊपर आप AS10 एप्लीकेबल नहीं कर सकते। लिखना शुरू करें। यस सर, लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 में लिखेंगे एज पर AS10 PPE। सबसे पहले तो बताएं आप किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रेफरेंस से अपना आंसर लिख रहे हैं। तो सर इसमें क्या लिखना पड़ेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम। यहां पर आप बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते, यहां पर गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो लिखेंगे एज पर AS10, ब्रैकेट में लिख दो PPE। एज पर AS10 PPE डेप्रिशिएबल एसेट्स आर, depreciable assets are the assets which। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी जिसको हम 1 साल से ज्यादा समय तक, 12 महीने से ज्यादा समय तक यूज करते रहें और उससे बेनिफिट लेते रहें। तो लिखेंगे which are expected to be used for more than 12 months। अब आप चाहो तो यहां पे 12 मंथ्स भी लिख सकते हो, कई लोग यहां पर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड भी लिखते हैं, तो वो भी ठीक है। दूसरी कंडीशंस क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी कि भाई इसका एक लिमिटेड यूजफुल लाइफ होनी चाहिए, लिमिटेड लाइफ टाइम होना चाहिए। तो लिखेंगे हैव अ लिमिटेड लाइफ, हैव अ लिमिटेड लाइफ। अब ये भी बताना पड़ेगा कि इन एसेट्स को हम हेल्ड क्यों करते हैं, क्यों अपने पास में रखते हैं। तो लिखना पड़ेगा आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर प्रोडक्शन और
supply of goods and services or for rental to others, for rental to others, or for एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। और क्लियर करने के लिए ये भी लिख सकते हैं यहां पर, और क्लियर करने और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो या तो हम इनसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या तो हम इनको हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई में यूज करना चाहते हैं, या तो हम इनको दूसरों को किराए पे देके रेंट की इनकम कमाना चाहते हैं, या तो फिर हमने अपने ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस के रनिंग और मेंटेनेंस के लिए इन एसेट्स को एक्वायर कर रखा है। लेकिन इनका रीसेलिंग हमारा अल्टीमेट पर्पस नहीं होना चाहिए। अगर रीसेलिंग करने के लिए आपने एसेट्स खरीदी हैं या ये टेंजिबल आइटम आपके पास में है, तब ये पीपीई की कैटेगरी में नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मशीन खरीदी। क्यों खरीदी? ताकि इस मशीन से मैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकूं, मैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले सकूं, तब ये मशीन, दैट मशीन विल बिकम द आइटम ऑफ एन पीपीई। लेकिन मैंने कहा ये मशीन खरीदता हूं, इस मशीन को 10% प्रॉफिट जोड़ के आगे इसको बेच दूंगा, तो अब यहां पे मैं जो मशीन खरीद रहा हूं, आई एम परचेसिंग द मशीन फॉर रीसेलिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मैंने तो मशीन खरीद के बेचना ही अपना धंधा बना लिया, तब मशीन यहां पर पीपीई नहीं कहलाएगी। तो यही क्लैरिफाई करने के लिए लिखेंगे एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स, in ordinary course of business। हाँ, ये तो बात हो गई। इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा था, और एक्सप्लेन व्हाई AS10 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लैंड। AS10 लैंड पर क्यों नहीं लगता? तो AS10 लैंड पे क्यों नहीं लगता? क्योंकि अगर अदरवाइज कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो लैंड की कभी भी लिमिटेड लाइफ टाइम नहीं हो सकती, लैंड की लाइफ टाइम हमेशा अनलिमिटेड होती है, इसलिए इसके ऊपर AS10 हम नहीं लगाते। तो लिखेंगे AS10 डज नॉट अप्लाई टू लैंड, does not apply to land as land is considered to have unlimited useful life, unlimited useful life। इतना ठीक? यस सर, इतना ठीक। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ठीक, हाँ सर चलो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे जल्दी से। लिखकर रामा लिमिटेड इज इन्वॉल्व्ड इन एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स। रामा लिमिटेड एक कंपनी है, इस कंपनी का काम ही है, अरे क्या हो गया, रामा लिमिटेड एक कंपनी है, इस कंपनी का काम है कि ये जमीन से ऑयल खोद के निकालते हैं। मतलब जमीन के अंदर कहीं ये ढूंढते हैं कहाँ क्रूड ऑयल का स्टोरेज है, और वहां से फिर जमीन से क्रूड ऑयल खोद के निकालते हैं, फिर बाद में उनको फिल्टर करते होंगे या करवाते होंगे, पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट करके मार्केट में बेचते होंगे, ऐसा इनका बिजनेस है। Rama Limited is involved in exploration of mineral. They acquired a machine for ₹20 lakh which is to be used to exploration of mineral. State whether AS10 is applicable for accounting. बताओ। रमा लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, इनका काम है जमीन से क्रूड ऑयल खोद के निकालो। अब इस जमीन से क्रूड ऑयल खोदने के निकालने के लिए इन्होंने एक मशीन खरीदी। ये मशीन खरीदी इन्होंने 20 लाख रुपए की। तो क्या इस मशीन के ऊपर AS10 एप्लीकेबल होना चाहिए? सर ये सवाल क्यों उठा? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि हमने पढ़ रखा था एक्सेप्शन टू AS10 के अंदर कि हम वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर, वेस्टिंग एसेट जिनके अंदर एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल के ऊपर किया गया खर्च भी इंक्लूडेड है, इसके ऊपर AS10 एप्लीकेबल नहीं करते। तो ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि हमने जो मशीन खरीदी वो ऑयल के एक्सप्लोरेशन के लिए खरीदी है। इसका मतलब एक्सपेंडिचर मेड ऑन मशीनरी इज फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल से रिलेटेड कोई भी खर्चा एक्सेप्शन के केस में आ जाता है तो उस पर AS10 एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। तो क्या इसके ऊपर AS10 लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? हाँ, तो हमारा AS ये नहीं कहता
कि आपने जमीन से कच्चा तेल खोद कर निकालने के लिए अगर कोई मशीन खरीदी होगी तो उस पर आप AS10 नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो PPE का आइटम नहीं है ना। हमारा AS10 ये कहता है कि अगर आपने जमीन से कच्चा तेल या नेचुरल गैस या इससे मिलती जुलती किसी एसेट्स को जमीन से निकालने के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए कोई एसेट खरीदी है जो आपको 12 महीने से ज्यादा समय तक बेनिफिट देती रहेगी, ऐसी आप उम्मीद कर सकते हैं, तो दैट विल बिकम द आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और उसके ऊपर AS10 लग जाएगा। लेकिन इसके अलावा, अब इसके अलावा का मतलब यहां पर यह है कि अब आप जमीन खोद रहे हो तो खुदाई करने का जो खर्चा है, वो जो खर्चा है वो खर्चा आपका AS10 के अंदर कवर नहीं होगा। तो जो मशीन खरीदी है, डेफिनेटली दैट मशीन विल बिकम द पार्ट ऑफ PPE आइटम और इसके ऊपर AS10 लगेगा। तो चलिए चलते हैं, यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 3। क्या हो गया, अब तुम क्यों नहीं चला रहे? हाँ, सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3 लिखेंगे AS10 इज नॉट एप्लीकेबल, AS10 इज नॉट एप्लीकेबल, AS10 is not applicable for acquisition of mineral rights, and other wasting assets, हाँ भाई, ये बात तो सही कि अगर आपने कोई भी मिनरल राइट्स खरीदे हैं या कोई और इसकी जो वेस्टिंग एसेट्स है उसके ऊपर AS10 तो नहीं लगता, लेकिन वहां पर काम करने के लिए अगर आपने कोई मशीन खरीदी है जिससे आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट एक्सपेक्ट कर सकते होंगे, जिसकी एक लिमिटेड यूजफुल लाइफ टाइम है, तो वो भी तो मशीन यूज हो रही है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन देयरफॉर दैट मशीन विल बिकम द आइटम ऑफ PPE। तो लिखेंगे इसी बात को आगे, द मशीन एक्वायर्ड is not wasting asset, और मिनरल राइट्स। भाई हमने जो मशीन खरीदी है वो ना तो वेस्टिंग एसेट है ना तो वो मिनरल राइट्स, हेंस AS10 is applicable, AS10 is applicable for accounting treatment of concerned machine। मशीन ना तो मिनरल राइट्स हैं और ना तो ये इसी तरह की कोई दूसरी वेस्टिंग एसेट है, इसलिए मशीन के ऊपर तो अल्टीमेटली AS10 लगेगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। A public limited company whose main object as stated in its MOA memorandum of association, कोई एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने अपने मेन ऑब्जेक्ट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो पहला क्लॉज होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, उन्होंने अपने मेन ऑब्जेक्टिव में लिख रखा है इज टू परचेज, अक्वायर, कॉन्ट्रैक्ट, डेवलप, कल्टिवेट एंड सेल एग्रीकल्चर एंड अर्बन लैंड। इन्होंने पहले लिख दिया भैया हमारा काम क्या होगा, हम एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे, शहरों के अंदर का लैंड खरीदेंगे, उन लैंड को हम डेवलप करेंगे, उन लैंड के अंदर हम कुछ कुछ नई नई चीजें बनाएंगे और उसके बाद में उन लैंड्स को उठा के बेच देंगे। यानी लैंड को डेवलप करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, सजाएंगे, धजाएंगे और उस लैंड के छोटे छोटे टुकड़े करके प्लॉट निकाल के लोगों को बेच देंगे। यानी इनका काम था बड़ी बड़ी जमीनें खरीदो, बड़ी बड़ी जमीनों को प्लॉट्स में कन्वर्ट करो, प्लॉट्स में कन्वर्ट करने के बाद भले वो रेसिडेंशियल प्लॉट्स हो सकते हैं या तो कमर्शियल प्लॉट्स हो सकते हैं, उनको उठा के बेच दो। आगे चलते हैं। हाँ, is to purchase, acquire, contract, develop, cultivate and sell agriculture and urban land, buys large plot of virgin land, develop and cultivate them and sell them in small plots। जो बात मैं कह रहा था वही लिखी हुई। आगे चलते हैं। Land purchased by the company and the cost of development has been consistently grouped under PPE in its balance sheet comment। ये जो लैंड खरीदते हैं और इस लैंड के डेवलपमेंट का जो खर्चा होता है, इनको ये लगातार कंसिस्टेंटली ईयर बाय ईयर
पीपीई आइटम दिखाते चले जा रहे हैं बैलेंस शीट में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर। ये जो लैंड इन्होंने खरीद रखा है, जिनका आगे जाके प्लॉट बना के बेचने वाले हैं, डेवलप करके बेचने वाले हैं, इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैटेगरी में बैलेंस शीट में एसेट में दिखा रहे हैं। तो बताओ क्या ये सही है? बोलो क्या ये सही है? बोलो ना तुम्हारे साथ। हाँ सर सही है। मैंने कहा क्यों सर? लैंड है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। अरे कहां से लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी मेरे भाई? सोचो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि हम बड़ा लैंड खरीदेंगे, बड़े लैंड को डेवलप करेंगे। डेवलप करने का मतलब प्रॉपर एक नक्शा बनेगा। नक्शा बनाने के बाद यहां से कहां से रोडें निकालनी, हम रोडें निकालेंगे। रोडें निकालने के बाद फिर वहां पे ट्रांसफार्मर लगाएंगे, बिजली के पोल लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे, सब कुछ करेंगे। और जब ये पूरी तरह से लैंड डेवलप हो जाएगा तब छोटे छोटे प्लॉट्स हम इनको उठा के बेच देंगे। तो व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ परचेसिंग द लैंड? The ultimate purpose of purchasing the land is the resale in ordinary course of business. ये तो आपका बिजनेस है, रोजमर्रा का धंधा है, आपका रोजमर्रा का ये काम है कि आप लैंड खरीदते हैं, लैंड बेचते हैं। और अगर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आपका पर्पस रीसेल का है, तब ये आइटम कभी भी आपके लिए पीपीई नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? तो सर इसका क्या करेंगे? भैया देखो, एक आदमी जिसने मेडिसिन शॉप खोल रखी है, वो मेडिसिन खरीदता है, मेडिसिन बेचता है, तो मेडिसिन को क्या कहता है? अपनी इन्वेंट्री। एक आदमी जिसने स्टेशनरी शॉप खोल रखी है, वो स्टेशनरी खरीदता है, स्टेशनरी बेचता है, तो स्टेशनरी को क्या बोलता है? इन्वेंट्री। तो ये आदमी, ये जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, इन्होंने क्या कर रखा है? इन्होंने बड़े बड़े लैंड खरीद रखे हैं, उनके छोटे छोटे प्लॉट कर करके बेच रहे हैं, तो इनके लिए भी क्या होना चाहिए? इन्वेंट्री। तो बेटर ऑप्शन है कि ये जो लैंड खरीद रहे हैं, जिनको आगे जाके इनको बेचना ही है, इनका अल्टीमेट मोटिव, इनका अल्टीमेट पर्पस इनको रीसेल करके पैसा कमाने का है अंडर द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो बेटर ऑप्शन है कि इसको AS10 के हिसाब से पीपीई के अंदर ना लाएं, इनकी अकाउंटिंग पीपीई AS10 के हिसाब से ना करें। बेहतर तो ये होगा कि ये इनकी अकाउंटिंग AS2 के हिसाब से करें। AS2 क्या था? इन्वेंट्री। इनके लिए ऐसे लैंड इन्वेंट्री। हाँ ठीक है, अगर मैं लैंड खरीदता और मैं कहता कि मैं इस लैंड पे बड़ी सी फैक्ट्री बनाऊंगा, तो क्या मेरा रीसेलिंग का पर्पस है? नहीं है। तब मैं कह देता कि चलो भैया ये आइटम पीपीई के अंदर आ जाना चाहिए, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। बात समझ में आती है? लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाली है, मैं इसको अपने बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में यूज करने वाला हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग द लॉन्ग टर्म बेनिफिट आउट ऑफ दिस लैंड, तो ये S10 एप्लीकेबल हो जाएगा, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। वो बात अलग है क्योंकि इसकी अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ टाइम है। लेकिन क्योंकि रीसेलिंग मेरा पर्पस नहीं है, तब मैं कह सकता हूं इट इज एन आइटम ऑफ पीपीई। लेकिन जब आपका रीसेलिंग ही पर्पस बन जाए, तब आप इसको पीपीई कैसे कह सकते हो मेरे भाई? तो ये जो काम कर रहे हैं कि हर बार ऐसे खरीदे हुए लैंड को और उनके ऊपर डेवलपमेंट पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं, इनको ये पीपीई के अंडर में बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। AS10 के हिसाब से बिल्कुल ठीक अकाउंटिंग इनकी नहीं चल रही है। यही बात हमने लिखना है। आओ शुरू करें। यस सर, लिखेंगे। सबसे पहले तो बताएंगे भाई, इन्होंने बात की है AS10 पीपीई की, तो पीपीई के हिसाब से AS10 के रेफरेंस से पहले हम लिखेंगे कि भाई कौन सी एसेट्स हमारे लिए, सबसे पहले कौन से आइटम है जो पीपीई के अंदर आते हैं। फिर ये बताएंगे कि ये जो लैंड कंपनी खरीद रही है, ये पीपीई के अंदर क्यों नहीं आती है। फिर ये बताएंगे कि भैया इसकी अकाउंटिंग, सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे इनको करनी चाहिए। शुरू करें। यस सर, पहला हिस्सा। पहले तो हमें ये बताना है आंसर क्या आएगा, सोल्यूशन नंबर क्या है? 4। हाँ लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 4। सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि पीपीई के अंदर कौन से आइटम आते हैं, उनकी क्या कंडीशंस हैं, तभी हम ये बता पाएंगे कि ये लैंड पीपीई के अंदर क्यों नहीं आ रहा है। आगे चलें। यस सर, लिखेंगे एज पर AS10, एज पर AS10 पीपीई, PPE is an asset, comma, PPE is an asset, which is held for, producing goods and services, or rental to others, or क्या कहना, और for administrative purpose,
यानी सबसे पहले तो इंटेंशन बताओ कि पीपीई के अंदर जो आइटम्स आते हैं, या तो हमने गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए इनको खरीदा हो, या तो रेंटल पर्पस के लिए इनको खरीदा हो, और या तो फिर हम इनको अपने ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव या बिजनेस के रनिंग और मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रहे हैं, तब ये आइटम पीपीई के अंदर आना चाहिए। तो अल्टीमेट इंटेंशन क्या है? अल्टीमेट इंटेंशन इनकी रीसेलिंग की नहीं है, अल्टीमेट इंटेंशन इनको अपने पास में रखने की है, ताकि बिजनेस के अंदर इनको लॉन्ग टर्म पर्पज से यूज किया जा सके और इनसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट लिया जा सके। तो लिखेंगे इसी के आगे, द मेन बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, द main basis for classification is intention of usage, intention of usage of asset rather than the nature of entity। एंटिटी क्या सोचती है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, अल्टीमेट इंटेंशन क्या है उस आइटम को अपने पास में रखने की, वो इंपॉर्टेंट है, वो डिसाइड करेगा कि ये पर्टिकुलर आइटम पीपीई के अंदर आता है कि नहीं आता। ठीक, तो अब अगर मैं इसके हिसाब से चलूं, तो अब बताओ मेरी इंटेंशन क्या, इनको रीसेल करने की है? यस सर, बिल्कुल रीसेल करनी है। तो क्या ये पीपीई के अंदर आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते। तो लिखेंगे इन द गिवन केस, इन द गिवन केस। अब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसको हम अपनी कंडीशन के साथ में अटैच करेंगे। इन द गिवन केस द एंटिटी इज परचेसिंग द लैंड, द एंटिटी इज purchasing the land to develop and sell it in ordinary course of business, in ordinary course of business, in ordinary course of business। अब ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इसको डेवलप करके बेचना चाहते हैं, तो ये हमारी पीपी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, और अगर ये हमारी पीपी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करती तो पीपी के अंदर आप इसको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? तो लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे द लैंड डज नॉट सेटिस्फाई, द लैंड डज नॉट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ the definition of PPE as per AS10। लेकिन ये AS10 की डेफिनेशन के हिसाब से पीपीई की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए इनका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चल रहा था, क्या चल रहा था इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? ये लिख रहे हैं, लैंड परचेज बाय द कंपनी एंड द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट हैज बीन कंसिस्टेंटली ग्रुप्ड अंडर पीपीई इन इट्स बैलेंस शीट। ये जो लैंड खरीद रहे थे और उसके डेवलपमेंट में जो पैसा खर्च कर रहे थे, इसको ये हर साल बार बार लगातार अपनी बैलेंस शीट के अंदर इसको पीपीई के अंदर दिखा रहे थे। क्या ये सही है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। तो लिखेंगे, अब अपना डिसीजन सुनाओ पहले। देयरफॉर presenting cost of land and its development under head of PPE in balance sheet is not correct। तो ये जो अपने लैंड को पीपीई के अंडर दिखा रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर, ये बिल्कुल गलत है। अब सवाल ये है कि सर ये गलत है तो फिर सही क्या है, ये भी तो बताना पड़ेगा। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं हम, अब अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो हम नहीं बताएंगे सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो कौन बताएगा? तो लिखेंगे यहां पर, एज पर AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन
comma, inventory is an asset. Inventory is an asset which is held for sale, in ordinary course of business. In ordinary course of business. अब बात आ गई AS2 की. As per AS2 inventory valuation, inventory are the asset is the asset which is held for sale in the ordinary course of business. अब इनका जो लैंड है, ये लैंड अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डेवलप करके बेचने के लिए ही इन्होंने अपने पास में रखा है. इसलिए अच्छा तो ये होगा कि ये इसकी अकाउंटिंग AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हिसाब से करें. तो लिखेंगे, आगे चलेंगे. Therefore, land and its development cost, satisfy the definition of inventory, under AS2. Hence, classifying it as inventory, and presenting under current asset would be correct. यानी इसको इन्वेंट्री क्लासिफाई करना और इसको करंट एसेट्स के अंदर एज एन इन्वेंट्री दिखाना ज़्यादा अच्छा होगा. तो दोस्त, ये थी हमारी बात जिसके अंदर हमने बात की थी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑफ AS10 की. दूसरा, स्कोप या एक्सेप्शन ऑफ AS10 की बात की थी. फिर इसके बाद में हमने बात की थी PPE की डेफिनेशन क्या होती है, BRR प्लांट की डेफिनेशंस क्या होती है, इसकी बात की. इससे रिलेटेड 4 जो रेलेवेंट क्वेश्चन थ्योरेटिकल बन सकते थे, जो एक बारी उनमें से एक क्वेश्चन ही एग्जाम में आया, उसके बाद तो कोई क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, ये हमने डिस्कस किया है. अगले लेक्चर के अंदर में अपना पहला लेक्चर है, इसको यहीं पे समाप्त करेंगे, यहीं पे रोकेंगे. ठीक है, पहला लेक्चर वैसे ही बड़ा रखना मैं पसंद नहीं करता. हाँ, अगले लेक्चर थोड़े से बड़े हो जाएंगे, 2-2 घंटे के हो जाएंगे. तो अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया की, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट की और रीवैल्यूएशन मॉडल की. ठीक, तब तक के लिए दोस्त